दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति। सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। मध्यम वर्ग द्वारा शुरू की गई घटनाओं की श्रृंखला ने उच्च वर्गों को झकझोर दिया। लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुता और समानता के विचारों को सामने रखा। क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई सन 1789 को बास्तिल के किले से हुई। बास्तिल के किले से सभी नफरत करते थे, क्योंकि बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। 14 जुलाई सन 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने बास्तिल के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा लिया। फ्रांसीसी क्रांति के कारण। पहला कारण है सामाजिक कारण। समाज का वर्गों में बटा होना, सामाजिक विभेद, मध्यम वर्ग का उदय। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट, जिसमें चर्च के पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट, जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था। तृतीय स्टेट, जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आदि आते थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। टाइड तृतीय स्टेट के चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। टाइल तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था। प्रथम 2 स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट। राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा वहन किया जाता था, जिसमें मजदूर वर्ग आते थे। दूसरा कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंतर्गत अयोग्य शासन और विशेषाधिकार महत्वपूर्ण हैं। तो मध्यम वर्ग, जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे, ये जन्म आधारित विशेषाधिकार पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए थे। मध्यम वर्ग। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकार को अंत की कल्पना की, जिसने ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। यह सभी पढ़े लिखे होते थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं हो जाना चाहिए, यानी जन्म से अधिकार जो मिले हैं वो नहीं होने चाहिए। तात्कालिक कारण। लुई 16वां का नया कर लगाने का प्रस्ताव। सन 1774 में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। वह फ्रांस के बुर्बो राजवंश का राजा था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसका राजकोष खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, पूर्ववर्ती राजाओं की शानो शौकत पर फिजूल खर्ची, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना, जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट। नेक्स्ट कारण है आर्थिक कारण। लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज था, खाली राजकोष, जीविका संकट, कर व्यवस्था, निर्वाह संकट। देखते हैं इसमें क्या है। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में लगभग 2.3 करोड़ से बढ़कर 1789 में 2.8 करोड़ हो गई थी। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती, जिससे पैदावार घट जाता था। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। इससे खाद्यान्नों की कमी या जीवन निर्वाह संकट पैदा हो गया, जो पुराने शासन के दौरान बार बार होने लगा। नेक्स्ट कारण है सुधारकों एवं विचारकों का प्रभाव।
सबसे महत्वपूर्ण सुधारक थे रूसो, फिर मिराबियो, आवेसिया, जिसमें रूसो ही महत्वपूर्ण हैं। क्रांति की शुरुआत। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई सन 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे उनके प्रतिनिधि अपने साथ ले आए थे। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हो गई थी, पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते जमाखोरी में लगे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नास्ताबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव या अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों को बुलाया है, जो पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में डर के आक्रोश से होकर किसानों ने कुदालों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। ये ग्रामीण किले कुलीन वर्ग के थे। उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। अगला है फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। 20 जून 1789 को वे लोग वर्साय के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। सन 1791 में फ्रांस ने संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। नेशनल असेंबली का उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांटा जाएगा, जैसे विधेयिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका आदि होते हैं। सन 1791 के संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा गया। राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों की बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई जंजीर। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक था। छड़ों का गट्ठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल का प्रतीक है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। सर्वदर्शी आँख का ज्ञान का प्रतीक है। सूरज की किरणें अज्ञात रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। समानता का प्रतीक। अंगूठी का कोई छोर नहीं होता है। आतंकराज। आतंकराज का वर्णन क्वेश्चन आता है कि आतंक राज का वर्णन करें और रोबेस्पियर की मुख्य भूमिका का वर्णन करें। तो सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर जैकोबिन का नेता था। इन्होंने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई थी। रोबेस्पियर ने रूसों से प्रेरित होकर के, क्योंकि रोबेस्पियर जो है वकील था, एक राजनेता था, जिसके कारण उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन हो चाहे पादरी हो चाहे अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। न्याय यदि उन्हें दोषी पाता तो गिलेटिन पर चढ़ाकर उसका सिल्क कर्म कर देता। गिलेटिन एक प्रकार का औजार होता था, एक प्रकार का यंत्र होता था, जिस पर रख करके शरीर से धड़ को अलग किया जाता था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी।
4 नंबर है गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग की गई। महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। नंबर 6 है रोस्पेयर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई सन 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराकर गिरफ्तार कर लिया गया और अगले ही दिन उसे गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलेटिन क्या था? गिलेटिन एक ऐसी मशीन थी जिसको गिलेटिन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि किसी इंसान को एक झटके में ही मार देना। गिलेटिन जिस वैज्ञानिक ने बनाया था उसका नाम गिलेटिन था। सबसे पहले गिलेटिन को ही इस मशीन द्वारा मारा गया था। गिलेटिन 2 खंभों के बीच लटकने वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अड़क कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलेटिन के नाम पर पड़ा था। डायरेक्टरी शासित फ्रांस और रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस का शासन देखती थी, लेकिन अक्सर विधान परिषद से उसके हितों का टकराव होता रहता था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और उन्होंने सन 1799 में डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का नया सम्राट बन गया। इसके बाद टॉपिक आता है नेपोलियन बोनापार्ट, जो हमने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।